चलिए जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले प्रोनाउन की। हमारा अगला प्रोनाउन है एम्फेटिक प्रोनाउन। अब सबसे पहले हम इस एम्फेटिक का मतलब समझ लेते हैं कि एम्फेटिक क्या होता है। देखिए, एम्फेटिक का मतलब होता है कि जब आप किसी बात के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर आपने स्ट्रेस देना हो, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा ज़ोर डालना हो, तो उसे हम कहते हैं कि आपने उसको एम्फसाइज़ किया। तो इस एम्फसाइज से निकला है एम्फेटिक। तो ये प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होंगे जो कि किसी बात, किसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे। अब ये कैसे प्रोनाउन होते हैं? तो ये कुछ इस तरीके के प्रोनाउन होते हैं। आपने माई के साथ सेल्फ देखा होगा, अवर के साथ सेल्फ्स देखा होगा। अब सबसे पहले तो ये समझें कि इसके साथ सेल्फ और इसके साथ सेल्फ्स क्यों है। तो बेसिकली ये जो सेल्फ है ये होता है सिंगुलर, इसको प्लूरल बनाने के लिए हम सेल्फ्स करते हैं, तो इसका प्लूरल ये होता है। तो अवर के साथ इसी वजह से सेल्फ्स आया क्योंकि अवर के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको पता है। यूर सेल्फ भी होता है और यूर सेल्व्स भी होता है। यू का यूर सेल्फ भी होता है और यूर सेल्व्स भी होता है, जो कि हम आगे देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, इट सेल्फ है, देम सेल्व्स है। अब ये जो होते हैं ना, इनको कंपाउंड प्रोनाउन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से आपने माय लिया, यहाँ से सेल्फ लिया, तो दो चीज़ों को जोड़ के आप बना रहे हो, तो इसी वजह से इनको कंपाउंड प्रोनाउन भी कहा जाता है। अब हमारे पास एक जुमला है, आई शैल डू इट, मैं इस काम को करूँगा। और मेरे पास दूसरा जुमला है, आई माई सेल्फ शैल डू इट। अब यहाँ पर ये जो मैंने इस्तेमाल किया माई सेल्फ, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने कहा माई सेल्फ। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है दिस इज़ एम्फेटिक। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका मतलब है कि मैं इस काम को करूँगा, जबकि इसका मतलब है मैं खुद इस काम को करूँगा। तो ये जो खुद करने वाला काम है ना, तो इसके अंदर थोड़ा सा ये माई सेल्फ जान डाल देता है, तो इसी वजह से इनको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं, वी अवर सेल्व्स कंटिन्यू द लेसन, हम खुद इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे। सिंपल सी बात है कि आपका ये जो सेंटेंस है दिस इज़ ओरिजिनल। तो अगर आपने इसको थोड़ा सा एम्फसाइज करना है, थोड़ा सा इसके ऊपर आपने ज़ोर देना है, तो हम क्या बोलेंगे, आई माई सेल्फ, शी हर सेल्फ, ही हिम सेल्फ। पोजिशन की बात करें तो आई माई सेल्फ सॉ हर, आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। आप डायरेक्टली किसी सब्जेक्ट के बाद इसको लिख सकते हैं, या आप इसी को आखिर में भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि आई माई सेल्फ सॉ हर, मैंने खुद उस लड़की को देखा था। आई सॉ हर माई सेल्फ, मैंने खुद उस लड़की को देखा था। तो दोनों के अंदर कोई इसके अंदर फ़र्क नहीं है, तो आप प्लेसमेंट को इधर उधर कर सकते हैं। इसी तरह ही हिमसेल्फ कट द ट्रीज़, उसने खुद ट्रीज़ को काटा था। ही कट द ट्रीज़ हिमसेल्फ, तो दोनों ही ठीक है। अब योर सेल्फ और योर सेल्फ्स का मतलब यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बेसिकली अगर मैं कहता हूँ यू योर सेल्फ या योर सेल्फ विल डू इट, आप खुद इस काम को करोगे, तो आप योर सेल्फ भी लगा सकते हो, योर सेल्फ भी लगा सकते हो, नो इशू। लेकिन यहाँ पर जुमला है, द पेरेंट्स सेड टू देयर किड्स, अब पेरेंट्स ने कहा था अपने बच्चों को, यू योर सेल्फ या योर सेल्फ विल डू योर होमवर्क। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सोचना होगा कि योर सेल्फ आना चाहिए, योर सेल्फ। अब ऊपर तो कोई एक बंदा भी हो सकता है, तो उसके लिए हम योर सेल्फ लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा होंगे तो योर सेल्फ लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी मेंशन है ना कि किड्स। अब किड्स कहने का मतलब तो ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा के लिए हम योर सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे, ना कि इसका इस्तेमाल करते हैं। होप करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आएगी बात। एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर ज़्यादा पढ़ने का नहीं होता। हम आगे की बात करते हैं। हमारे पास अगला टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको वही मिलेंगे, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ। ये बेसिकली वही आपके प्रोनाउन होते हैं, ये दोनों का काम करते हैं, एम्फेटिक का भी, रिफ्लेक्सिव का भी। हम जो डिफरेंस है बाद में इसको देखेंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको नाम से पता चल रहा है कि भाई ये रिफ्लेक्शन दिखाने वाला है, किसी चीज़ का एक्शन जब वापस आता है। हम अच्छे से समझने के लिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। मैंने कहा कि हमारे पास ये एक मिरर है। अब ये मिरर है और यहाँ पर ये कोई बंदा खड़ा है, ऐसे इसने हाथ ऊपर किए। तो ये जो बंदा है दिस इज़ रियल, और ये जो चीज़ है ये बंदा इसके अंदर नहीं है, दिस इज़ रिफ्लेक्शन। क्योंकि ऊपर से लाइट आ रही है, लाइट क्या कर रही है, रिफ्लेक्शन बना रही है आँखों के साथ, फिर वो रिफ्लेक्शन जा रहा है आईने शीशे के ऊपर, फिर वो वापस आ रहा है और उसके बाद इसकी आँखों में इसकी इमेज दिखाई दे रही है। तो होता क्या है कि जब ये लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो जिसकी वजह से हमें चीज़ें नज़र आती हैं। अब ये जो आपको मेरे हाथ, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसी वजह से नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइट है,
तो लाइट इस चीज़ के साथ रिफ्लेक्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसको ऐसे कर दिया, अब आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। वजह यह है कि इसी वजह से आपको दिखाई नहीं दिया क्योंकि वहाँ पर मैंने लाइट को ख़त्म कर दिया, क्योंकि रिफ्लेक्ट तो हुई नहीं। अब की बार लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इसी तरीके से तो हम सिंपली उर्दू के अंदर क्या कहते हैं कि भाई मैंने खुद को आईने के अंदर देखा, जो कि बिल्कुल ही गलत होता है। आप खुद को आईने के अंदर कैसे देख लोगे भाई, आप तो बाहर हो ना। तो आपने ये कहना चाहिए कि मैंने अपने अक्स को आईने के अंदर देखा, अपने रिफ्लेक्शन को देखा। सो रियल यहाँ पर है, ये रिफ्लेक्शन। अब जुमले के अंदर क्या होता है, आई सॉ मी इन द मिरर। अब ये जो सब्जेक्ट होता है ये दिखाता है किसी भी रियल इंसान को, किसी भी रियल चीज़ को, और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी रियल होता है। अगर आपने ऐसा कहा कि आई सॉ मी इन द मिरर, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने खुद को इसके अंदर देखा, कि आप इसके अंदर चले गए हो। और ऐसा तो होगा तो फिर आपको पता है कि उस दिन इंसान का आखिरी दिन होगा कि आप किसी आईने के अंदर चले गए। तो इसका मतलब है ये सेंटेंस गलत है। आपको ये बताना है कि आपने खुद को नहीं देखा, आपने अपने रिफ्लेक्शन को देखा। तो रिफ्लेक्शन को दिखाने के लिए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने कहा आई सॉ मी नहीं, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, कि मैंने अपने अक्स को देखा। तो यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये इस आई का दिखा रहा है रिफ्लेक्शन, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरह मैंने कहा शी सॉ हर सेल्फ इन द मिरर, उस लड़की ने अपने आप को नहीं बल्कि अपने अक्स को देखा था। तो ये जो हर सेल्फ है ये इसका यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, दिस इज आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नोट याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस के अंदर आपको सेम पर्सन दिखाई देगा तो उसी का आपने रिफ्लेक्शन दिखाना है, अदरवाइज रियल। फॉर एग्जाम्पल कहना क्या चाह रहा हूँ, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, आई समटाइम्स टॉक टू हर या हर सेल्फ, मैं कभी कभार उस लड़के से बातें करता हूँ। अब हर सेल्फ तो तब आना चाहिए जब आपने उसका रिफ्लेक्शन दिखाना हो, लेकिन पीछे तो आपने कहा आई है ना, तो आई तो किसी रियल बंदे से बात करेगा, ना कि उस लड़की के रिफ्लेक्शन से करेगा। तो आई समटाइम्स टॉक टू हर, कि मैं उस लड़की से कभी कभार बात करता हूँ। इसी तरह आगे, आई समटाइम्स टॉक टू हर अबाउट हर सेल्फ, मैं कभी कभार उस लड़की से बात करता हूँ उसी लड़की के बारे में। तो अब के बार यहाँ पर ये रियल है और यहाँ पर ये लड़की रियल है। तो अब के बार आप ये बता रहे हो कि भाई मैं उस लड़की के साथ बात करता हूँ उसी के बारे में, तो यहाँ पर आप उस लड़की का रिफ्लेक्शन दिखा रहे हो। तो यहाँ पर ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसी तरह मैंने कहा आई समटाइम्स टॉक टू मी या माई सेल्फ, भाई आप खुद से कैसे बात करोगे, आप तो अकेले हो, आप तो दुनिया के अंदर एक ही हो। तो आप अपने रिफ्लेक्शन से बात करोगे बैठ के कि भाई मैं ऐसा करूँगा, मैं अमीर बनूंगा, मैं ये करूँगा। तो दिस इज, ये आपका रिफ्लेक्शन है, अक्स है। तो यहाँ पर माई सेल्फ ना कि मी आना चाहिए। इसी तरह वी समटाइम्स टॉक टू अवर सेल्व्स या अस, आपने कहा सर वी समटाइम्स टॉक टू अवर सेल्फ, हम जो ना बैठ के कभी कभार अपने ही बारे में बातें करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम अपने अक्स, अपने रिफ्लेक्शन को दिखाते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर अस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अवर सेल्स आना चाहिए। यानी बात समझने वाली ये है, अगर कोई भी सेम पर्सन होगा तो रिफ्लेक्शन आपको उसी का दिखाना है। ऐसा आपने नहीं करना कि आपने सब्जेक्ट कोई और इस्तेमाल किया है और आगे से आपने रिफ्लेक्शन किसी और का दे दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि आई सॉ हर सेल्फ इन द मिरर, कि जैसे कि मैंने उस लड़की के रिफ्लेक्शन को आईने के अंदर देखा। दिस इज़ रॉन्ग, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इंग्लिश के अंदर कि आपने किसी और का रिफ्लेक्शन दिखाया और सब्जेक्ट पीछे से कोई और है। तो यहाँ पर आपने कहना है आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। अगर आपने जुमला ऐसे बनाना है कि मैंने उस लड़की को वाकई ही उसके अक्स को ना आईने के अंदर देखा था, तो आप सिंपल ये बोले कि आई सॉ हर रिफ्लेक्शन इन द मिरर, ना कि उसका आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। अब करता हूँ चीज़ें आपको क्लियर होंगी, दैट्स वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसी के अगले कॉन्सेप्ट की। अब ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ये आपको नज़र आएगा किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के अंदर। आपको पता है वर्ब दो टाइप्स की होती हैं, दो नहीं बेसिकली बहुत सारी होती है। जब हम वर्ब को पढ़ेंगे तो मेनली हम बात करते हैं, एक होती है वर्ब ट्रांजिटिव, दूसरी होती है इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसको अपना ऑब्जेक्ट लाजमी चाहिए होता है। अगर हम उसके अंदर उसका ऑब्जेक्ट हटा दें तो मीनिंग गड़बड़ हो जाती है, वो कंप्लीट नहीं होता सेंटेंस। और दूसरे केस में आपको ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नज़र आएगा वो नज़र आएगा ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। किसी भी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट होता है दो चीज़ों को होता है,
ये जो ऑब्जेक्ट होता है दो चीज़ों का होता है, या तो ये होगा किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब का या तो वो होगा किसी भी प्रीपोजिशन का। तो यहाँ पर भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा या तो फिर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। अगर ज़रूरत है उसकी तब आप खामखा उसको फिट नहीं करोगे। मैं समझाने के लिए नीचे चलता हूँ। मैंने कहा जब हम नॉर्मली कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसके अंदर मेनली हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा ही बोट, उसने ख़रीदा था। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो वर्ब है दिस इज़ ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर मैंने इसका ऑब्जेक्ट यहाँ से ख़त्म कर दिया तो मीनिंग नॉनसेंस बनेगी। मैंने ख़रीदा था, भाई क्या ख़रीदा था? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए आगे ऑब्जेक्ट लाजमी लगाते हैं। तो मैंने कहा ही बोट अ बैग, तो आपने कहा कि उसने बैग ख़रीदा था। तो अब के बाद इसकी मीनिंग कंप्लीट हो गई और यहाँ पर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है तो हम खामखा नहीं लगाएंगे। अगला सेंटेंस है, मैंने कहा आई सॉ डैश इन द मिरर, मैंने क्या देखा था मिरर के अंदर। तो अब के बाद ये जो वर्ब है दिस इज़ ट्रांजिटिव, इसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर सूटेबल भी है, अगर आप माई सेल्फ लगाते हो तो ये ठीक है, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है और वहाँ पर उसकी ज़रूरत है रिफ्लेक्सिव की, सूटेबल है तो आप लगा सकते हैं। मैंने कहा ही इंट्रोड्यूस डैश इन द क्लास, ही इंट्रोड्यूस व्हाट, क्या किया था उसने? भाई दिस इज़ ट्रांजिटिव, अपना ऑब्जेक्ट मांग रही है। अब हर सेल्फ, आपने कहा सर हर सेल्फ तो तब आता जब यहाँ पर शी होता, दिस इज़ रॉन्ग। दे, आपने कहा दे तो सब्जेक्ट होता है, गलत। आपने कहा अवर्स तो आना नहीं है, दिस इज पॉसेसिव, तो यहाँ पर हिमसेल्फ, आपने कहा ही के अकॉर्डिंग उस लड़के ने खुद को ही अपनी क्लास के अंदर प्रेजेंट किया था, इंट्रोड्यूस किया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। मैंने कहा इफ़ वर्ब नीड्स एक्सप्लेनेशन, अगर वर्ब को ज़रूरत है एक्सप्लेनेशन की, अगर पॉसिबल है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करें, अदरवाइज ना करें। ये वही बात है। ही इंट्रोड्यूस्ड डैश इन द क्लास, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिसिंग है, आपके पास कुछ ऑप्शंस है। हिम्स, आपने कहा सर हिम जैसा कोई लफ्ज़ नहीं होता। हर्ज, नहीं सर हर्ज तो कैसे होगा, दिस इज़ रिफ्लेक्सिव नहीं, ये तो आपका पॉसेसिव है। देमसेल्व्स, आपने कहा दिस इज़ इररिलेवेंट। हर, तो हाँ हर हो सकता है। उस लड़के ने उस लड़की को क्लास के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। तो अब के बार आपने यहाँ पर देखा कि इंट्रोड्यूस के बाद दूसरा आपका कोई भी ऑब्जेक्ट आया जो कि सूटेबल है तो आप लगा सकते हैं। अगर वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मिसिंग है और वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज एन ऑप्शन दिया गया है जो कि करेक्ट है तो आप उसको भी लगा सकते हो। मैंने कहा ही इंट्रोड्यूस्ड हर देम अस अली, आपने कहा सर ये भी हो सकता है कि उसने उस लड़की को किया हो सकता है कि उनको किया हो सकता हो हमें किया, हो सकता है अली को किया हो, तो दे ऑल आर करेक्ट। ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, ऐसा भी हो सकता है कि उसने अपने आप को किया है। अगर वर्ब को ज़रूरत है एक्सप्लेनेशन की तो अगर सूटेबल है तभी आप लगाओगे, खामखा नहीं लगाओगे। आगे बढ़ते हैं। यू कैन यूज़ दीज वर्ब्स विद द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आपके पास ये कुछ वर्ब्स हैं, इंट्रोड्यूस, एंजॉय, रिकनसाइल, इंग्रेशिएट, प्रोस्ट्रेट, प्रेजेंट, एब्सेंट, अडेप्ट, प्राइड, रिजाइन, अवेल योर सेल्फ ऑफ। अब ये जो वर्ब्स होती हैं जब हम वर्ब टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे तो उनको रिफ्लेक्सिव वर्ब भी कहा जाता है। आप इनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट मिसिंग है, आप अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा रहे हो तो फिर ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो वर्ब होती है वो खुद से ही रिफ्लेक्सिव होती है। इंट्रोड्यूस का मतलब आपको पता है आम, जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं। एंजॉय का मतलब कोई भी हम चीज़ को एंजॉय करते हैं। रिकनसाइल, किसी के साथ आप पैचअप करते हो। इंग्रेशिएट का मतलब होता है कि जब आप बातों को खास तौर पे एग्जैजरेट करते हो। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है बाउ डाउन करना, जब हम किसी के साथ झुक के मिलते हैं। ये सजदे को भी कहा जाता है जब कोई सजदा करता है। प्रेजेंट, एब्सेंट, अडेप्ट, ये चीज़ें आपको पता होगी, आप फिर भी डिक्शनरी से देख लीजिएगा। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, अच्छा ये वही बात है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कहीं भी बाय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नज़र आए तो उसका मतलब होता है अलोन। जैसे कि मैंने कहा आई डिड इट बाय माई सेल्फ, तो यहाँ पर बाय, यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन ये माई सेल्फ आपको नज़र आया कि भाई मैंने खुद से इस काम को किया था, मैंने अकेले किया था, तो अलोन का मतलब आता है। इसी तरह शी इज़ सिटिंग बाय हर सेल्फ, वो लड़की वहाँ पर अकेली बैठी हुई है। तो बाय माई सेल्फ, बाय हर सेल्फ का मतलब है कि वो बंदा अकेला है। अच्छा, कभी कभार आपने लोगों को सुना होगा वो कहते हैं कि माई सेल्फ अली, माई सेल्फ इब्रार, माई सेल्फ ये, तो याद रखिएगा ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है इट कैन नेवर बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, ये बिल्कुल गलत होता है। आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि माई सेल्फ इज़ अली, दिस इज़ ग्रामेटिकली रॉन्ग। तो हम सिंपली बोलेंगे कि आई एम अली, दिस इज़ अली, माई नेम इज़ अली वगैरह। अब मैं की डिफरेंस आपको दिखा देता हूँ कि फ़र्क क्या है एम्फेटिक के अंदर और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं।
अब हमारे पास ये हम यहाँ पर मैंने लिखा है एम्फेटिक प्रोनाउन, यहाँ पर मैंने लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आई माई सेल्फ सॉ हर, मैंने खुद उस लड़की को देखा। अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर इसका सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। अगर मैं इस माई सेल्फ को हटा भी देता हूँ कि मैंने उस लड़की को देखा था, तो मेरी मीनिंग ख़राब नहीं होगी। इसका मतलब है ख़राब नहीं हो रही, तो दिस इज़ एक्स्ट्रा। तो अगर इसकी ज़रूरत नहीं भी है तो फिर भी काम चल रहा है। अब ये आया तो इसने थोड़ा सा ज़ोर दे दिया उस स्टेटमेंट के अंदर कि भाई मैंने उस लड़की को खुद देखा था। इसी तरह दे आस्क्ड द क्वेश्चन देमसेल्व्स, उन्होंने खुद सवाल पूछे थे। अगर मैंने इसको ऐसे हटा भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, उन्होंने पूछे थे सवाल, खुद पूछे थे सवाल, तो थोड़ा सा ज़ोर आ गया। शी हर सेल्फ ओपन द डोर, उस लड़की ने खुद से दरवाज़ा खोला था। भाई अगर मैं ऐसे कह देता शी ओपन द डोर, उस लड़की ने दरवाज़ा खोला था, तो सारे एग्जाम्पल के अंदर हमें ये पता चल रहा है कि ये जो एम्फेटिक प्रोनाउन है, चाहे वो यहाँ से आए यहाँ से आए, ये जो होता है ऑलवेज एक्स्ट्रा होता है। अगर आप इसको हटा भी देते हैं तो मीनिंग के अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, लेकिन जब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, अगर आपने इसको हटाया तो मीनिंग सारी की सारी अनक्लियर हो जाएगी और सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो मैंने कहा आई सॉ, अब ये है वर्ब, ये है आपका सब्जेक्ट, और इस वर्ब को अपना चाहिए ऑब्जेक्ट। अगर आपने इसको हटाया तो मीनिंग अनक्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा नहीं है, दिस इज़ नीडेड पार्ट। तो आई सॉ माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा था। दे आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट देमसेल्व्स, उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे अबाउट, बारे में। किसके बारे में? भाई खुद के बारे में सवाल पूछे थे। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो कि नीडेड पार्ट है, शी प्रेजेंटेड हर सेल्फ, उसने प्रेजेंट किया था। किसको किया था? भाई खुद को किया था, हर सेल्फ। तो इतना सा फ़र्क है इन दोनों के अंदर। ये जो होता है ये आपका एक्स्ट्रा आता है, जबकि ये जो होता है ये आपका नीडेड पार्ट होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। होप करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ये तो छोटे से प्रोनाउन थे। अब बढ़ते हैं जो हमारे पास मेन प्रोनाउन है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। पूरी प्रोनाउन के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन से सवाल ना है ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब रिलेटिव प्रोनाउन की। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये आपको नाम से पता लग रहा है कि भाई ये रिलेशन बनाने वाला है। जिस तरीके से हमारे रिलेटिव्स होते हैं उसी तरीके से ये आगे चल के अपने रिलेटिव्स बनाते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन को हम समझेंगे एक एक एग्जाम्पल के साथ। इसकी मैं आपको डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, हालांकि मैंने किसी की भी नहीं लिखवाई, लेकिन मैं क्या करूंगा, एक एक एग्जाम्पल आपको दूंगा ताकि आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए और कभी इस चीज़ को आप फिर कंफ्यूज ना हो इसके अंदर। चलो, मैंने कहा दिस इज़ द गर्ल, यही वो लड़की है, एंड द गर्ल इज़ हार्ड वर्किंग, और ये वाली जो गर्ल है वो ज़्यादा मेहनती है, हार्ड वर्किंग है। अब आप यहाँ पर देखोगे ये जो गर्ल है और यहाँ पर ये जो गर्ल है, यहाँ पर ये रिपीटेशन हो रही है। तो इस रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए तो हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें इसको काटना है। तो मैंने कहा दिस इज़ द गर्ल, ये वही लड़की है, एंड द गर्ल इज़ हार्ड वर्किंग। तो मैंने क्या किया, इस एंड कंजंक्शन को उठाया और यहाँ से ये जो रिपीटेशन हो रही थी गर्ल की, मैंने यहाँ से इस गर्ल को उठाया। अब यहाँ पर एंड है कंजंक्शन और ये जो गर्ल है ये है सब्जेक्ट इस हेल्पिंग वर्ब का। तो इसका मतलब है कि अब के बार हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि हमारे सब्जेक्ट का भी काम करे, जो कि हमारे पास कंजंक्शन का भी काम करे। तो ऐसा जो होता है हमारे पास होता है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसके अंदर कंजंक्शन भी आपको मिल जाएगा और आपको सब्जेक्ट भी मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा, मैंने कहा दिस इज़ द गर्ल, ये वही लड़की है, हु इज़ हार्ड वर्किंग, जो कि हार्ड वर्किंग है। अब के बार आपने सेंटेंस देखा कि यहाँ पर रिपीटेशन हो रही थी, उस रिपीटेशन को हमने ख़त्म करके हु के अंदर लिख दिया। अब इस हु के अंदर ये लड़की सब्जेक्ट भी शामिल है और हु के अंदर ये वाला कंजंक्शन भी शामिल है। तो इसी वजह से होता क्या है, ये यहाँ पर इस गर्ल जो कि सब्जेक्ट है, जो कि नाउन है, उसको रिप्लेस भी कर रहा है। इसी वजह से इसको प्रोनाउन कहा जाता है। और यहाँ पर ये कंजंक्शन है तो इसको कंजंक्शन भी कहा जाता है।
तो मैंने कहा सर इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं और इसी को हम रिलेटिव कंजंक्शन भी कह सकते हैं। इसके दोनों नाम होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगली एग्जांपल है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा अपनी नॉलेज को रिमाइंड करना है जो मैंने आपको बताई थी क्लोज के बारे में। अब अगर आपको यहाँ से क्लोज अच्छे से समझ आते हैं तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आएगी। तो मैंने कहा दिस इज़ द गर्ल, ये वही लड़की है हु इज़ हार्ड वर्किंग, जो कि बड़ी हार्ड वर्किंग है। अब यहाँ पर आपको एक क्लोज नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपको ये सब्जेक्ट नज़र आया, ये हेल्पिंग वर्ब, दिस इज कॉम्बिनेशन, तो एक क्लोज बना। तो ये जो है आपका मेन क्लोज है। जबकि जो दूसरा हमारे पास क्लोज है हु इज़ हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पर हु जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो हमारे पास दूसरा क्लोज ये है। अब इसका मतलब ये है कि भाई ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है जिससे हमने रिलेटिव कंजंक्शन कहा, ये अपने साथ एक क्लोज बनाता है जिसे हम कहते हैं रिलेटिव क्लोज। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, मैंने कहा रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जिसके अंदर कंजंक्शन का भी मिक्सचर होता है, तो इसी वजह से इसको रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है और एक क्लोज बनाता है। अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। मैंने कहा दिस इज़ द गर्ल, ये वही लड़की है हु इज़ हार्ड वर्किंग, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। अब आपने कहा कि सर ये मेन क्लोज हुआ, ये हुआ रिलेटिव क्लोज। अगर मैं देखूं ये वाला जो क्लोज है हु इज़ हार्ड वर्किंग, किसके बारे में बताया जा रहा है? भाई कौन है हार्ड वर्किंग? आपने कहा इस गर्ल के बारे में बताया जा रहा है कि ये वाली जो गर्ल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। तो अगर ये क्लोज सारा का सारा इस गर्ल के बारे में बता रहा है तो गर्ल की पार्ट ऑफ स्पीच तो नाउन है यहाँ पर। तो भाई जो नाउन के अंदर, प्रोनाउन के अंदर डिटेल ऐड करता है उसी को कहा जाता है एडजेक्टिव। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिलेटिव क्लोज है बेसिकली ये काम करता है एडजेक्टिव क्लोज का। मैं रिपीट करता हूँ, मैंने कहा रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो कि कंजंक्शन का भी काम करता है, प्रोनाउन का भी काम करता है। इसी वजह से इसको रिलेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है और इसी वजह से इसको रिलेटिव कंजंक्शन भी कहा जाता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन एक क्लोज बनाता है जिसको रिलेटिव क्लोज कहा जाता है, और ये जो क्लोज होता है अपने आने वाले नाउन के अंदर डिटेल डालता है, और नाउन के अंदर जो डिटेल डालता है वो एडजेक्टिव होता है। इसी वजह से इस क्लोज को एडजेक्टिव क्लोज कहा जाता है। होप करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ समझ आई होगी। अब इसको रिलेटिव क्यों कहा जा रहा है? इसको रिलेटिव इसी वजह से कहा जा रहा है क्योंकि ये जो गर्ल है ना, इस गर्ल को पकड़ के इसने आगे इस जुमले के अंदर इसको रिलेट किया है ना कि ये वाली गर्ल है जो कि हार्ड वर्किंग है, तो गर्ल को आगे रिलेट कर रहा है क्लोज के अंदर। इसी वजह से इसको रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 2 के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, आई नो हर, मैं उस लड़की को जानता हूँ, हु हेल्प्स पुअर, जो गरीबों की मदद करती है। अब आपने देखा कि सर यहाँ पर ये आपका एक मेन क्लोज है और यहाँ से ये एक बना दिस इज आपका रिलेटिव क्लोज, जैसे हमने कहा था एडजेक्टिव क्लोज। अब के बार यहाँ पर आपने देखा था कि यहाँ पर गर्ल जो कि नाउन है, अब के बार यहाँ पर प्रोनाउन है। तो मैंने कहा आई नो हर, मैं उस लड़की को जानता हूँ जो गरीबों की मदद करती है। तो इस क्लोज ने इस प्रोनाउन को उठा के आगे रिलेट किया, एक क्लोज बनाया जो कि एडजेक्टिव क्लोज है। तो दूसरे स्टेप के अंदर हमें ये बात समझ आई कि भाई ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है इससे पहले नाउन भी आ सकता है, और दूसरे केस में हमने देखा इससे पहले प्रोनाउन भी आ सकता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने कहा रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो कि रिलेटिव कंजंक्शन का भी काम करता है और रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है। वो अपने से पहले आए हुए नाउन को या फिर अपने से पहले हुए आए हुए प्रोनाउन को पकड़ के आगे एक क्लोज बनाता है। वो जो क्लोज होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन से बनने की वजह से रिलेटिव क्लोज कहा जाता है, और ये जो रिलेटिव क्लोज होता है उसी अपने नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिटेल बताता है, तो उसी को हम एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट का काम करता है। स्टेप नंबर 3 के अंदर हम देखते हैं दिस इज़ द गर्ल, यही वो गर्ल है, एंड आई मेट द गर्ल, और मैं उस लड़की से मिला था। यही वो लड़की है और उस लड़की से मैं मिला था। तो अब के बार आपने देखा यहाँ पर गर्ल अगेन से रिपीट हो रहा है। तो अब के बार ये जो यहाँ पर गर्ल है वो है ऑब्जेक्ट इस वर्ब का। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर ये सब्जेक्ट था। अब के बार ऑब्जेक्ट के अंदर रिपीटेशन हो रही है, तो इसका मतलब है अब के बार मुझे इस गर्ल को अगर ख़त्म करना है, इसकी रिपीटेशन को, तो मुझे कोई ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन
तो मुझे कोई ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन लाना पड़ेगा जो कि कंजंक्शन का भी काम करे, जो कि ऑब्जेक्ट का भी काम करे। तो ऐसा जो हमारे पास प्रोनाउन होता है वो इसी हु का हुम होता है जो कि ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो मैंने कहा दिस इज़ द गर्ल, ये वही लड़की है whom I met, जिससे मैं मिला था। तो सेंटेंस छोटा भी हो गया और सारी रिपीटिशन भी हमने ख़त्म कर दी। तो यहाँ पर ये हु, यहाँ से इसने एक क्लोज बनाया, दिस इज़ मेन क्लोज, ये आपका रिलेटिव क्लोज, ये आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और यही आपका एडजेक्टिव क्लोज भी है। तो 3 स्टेप के अंदर हमें यह समझ आया कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो मैं वंस अगेन आपकी डेफिनेशन को दोबारा रिपीट करता हूं क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो कि अपने से पहले आए हुए नाउन को या अपने से आए हुए पहले प्रोनाउन को उठा के आगे रिलेट करता है और एक क्लोज बनाता है जिसे रिलेटिव क्लोज कहा जाता है। अब यही क्लोज अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, तो इसी को एडजेक्टिव क्लोज कहा जाता है। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है और यही रिलेटिव प्रोनाउन आपके ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। चौथे स्टेप के अंदर हम देखते हैं दिस इज़ द गर्ल, यही वो लड़की है हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब यहाँ पर आप देखते हो गर्ल कोई एक है, तो इस हु ने इस गर्ल को आगे रिलेट किया, तो इस गर्ल की वजह से जो आगे हेल्पिंग वर्ब आई है वो सिंगुलर आई है। जबकि हम दूसरे एग्जाम्पल के अंदर देखें, दीज आर द गर्ल्स हु आर वेरी इंटेलिजेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब के बाद यहाँ पर नाउन प्लूरल है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए वो प्लूरल आनी चाहिए। तो चौथे स्टेप के अंदर हमने ये देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। वंस अगेन आई रिपीट द डेफिनेशन, अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन को पकड़ के आगे एक क्लोज बनाता है जिसे रिलेटिव क्लोज कहा जाता है। अब ये रिलेटिव क्लोज जो होता है अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अंदर डिटेल डालता है, इसी वजह से इसको एडजेक्टिव क्लोज कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है और इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर कोई नाउन सिंगुलर है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, और अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है कंजंक्शन का भी काम करता है, इसी वजह से इसको रिलेटिव कंजंक्शन भी कहा जाता है। अगले स्टेप के अंदर देखते हैं, मैंने कहा शी लाइक्स शीला, ही लाइक्स शीला, वो लड़का शीला को पसंद करता है। हु इज़ माई फ्रेंड, जो कि मेरी दोस्त है। अब आपने देखा ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इस शीला से पहले आया है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो है ना उस शीला को पसंद करता है जो कि मेरी दोस्त है। तो ये जो सारा का सारा क्लोज है वो इस शीला के लिए आया है कि शीला मेरी दोस्त है। अगर इसी हु को मैंने इस ही से पहले लगा दिया, मैंने कहा ही हु इज़ माई फ्रेंड लाइक्स शीला, वो जो कि मेरा दोस्त है शीला को पसंद करता है। तो अब के बाद ये जो हु है, अब ये जो हु है इस लड़के के लिए है। मेरे कहने का मतलब ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन जिससे पहले आता है वो उसी के लिए होता है। यहाँ पर शीला के लिए, तो यहाँ पर ही के लिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है मर्डर वाज हैंग्ड हु किल्ड इनोसेंट पीपल, उस मर्डरर को हैंग फांसी दी गई थी जिसने इनोसेंट पीपल को मारा था। अब यहाँ पर आपने देखा हु रिलेटिव प्रोनाउन, अब इससे पहले तो आ गई ये वर्ब, इसका मतलब है दिस इज़ इनकरेक्ट। हमें तो पीछे से कोई नाउन या प्रोनाउन चाहिए, तो इसी जुमले को हम ऐसे बोलेंगे द मर्डरर हु किल्ड इनोसेंट पीपल वाज हैंग्ड, वो वाला मर्डरर जिसने किल किया था इनोसेंट पीपल को, उसको फांसी पे चढ़ाया गया था। तो 5वें स्टेप के अंदर हमने ये देखा रिलेटिव प्रोनाउन जस्ट आफ्टर आता है किसी भी प्रोनाउन या फिर नाउन के बाद। अब मैंने आपके सामने लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ये जो नाउन आ रहा है, ये जो प्रोनाउन आ रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर मर्डर है, यहाँ पर प्रोनाउन है, तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन और प्रोनाउन होते हैं, इनका एक नाम पड़ता है इंग्लिश के अंदर, इनको कहा जाता है एंटीसीडेंट। यानी आगे चल के अगर मैं कहता हूँ कि एंटीसीडेंट, तो आपको समझ जाना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आया हुआ नाउन या प्रोनाउन। चलिए जी फाइनल स्टेप की बात करते हैं। मैंने कहा ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है इसी का दूसरा नाम रिलेटिव कंजंक्शन भी
पड़ता है। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है अपने से पहले आए हुए एंटीसीडेंट को उठा के आगे रिलेट करता है और एक क्लोज बनाता है, जैसे कहा जाता है रिलेटिव क्लोज। और यही जो क्लोज होता है उसी एंटीसीडेंट यानी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, तो इसी का नाम एडजेक्टिव क्लोज पड़ता है। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। इससे पहले ये जो आया हुआ एंटीसीडेंट है वो अगर सिंगुलर होगा तो उसी के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, अगर वो प्लूरल होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। होप करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। आगे चलते हैं और चलिए जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हु की, किस तरीके से हु को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपने ये बात समझ लेनी है कि हु को इस्तेमाल किया जाता है लोगों के लिए, फॉर पीपल, और उसको इस्तेमाल किया जाता है सब्जेक्ट की तरह। हमारे पास जुमला है आई मेट द बॉय, मैं मिला था उस लड़के के साथ हु वन द लॉटरी, जिसने लॉटरी जीती थी। अब यहाँ पर आपने देखा बॉय जो कि एक लड़का है, तो यहाँ पर हमने इसके लिए हु इस्तेमाल किया है और हमने यहाँ पर ये वन जो है ना एक वर्ब देखी और इस वर्ब का आगे ये लॉटरी ऑब्जेक्ट है और इसका मतलब है, तो यहाँ पर हु जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, दे वॉन्ट द पीपल हु वर देयर, उन्होंने उन लोगों को क्या किया था, वॉन्ट किया था जो वहां पर थे। तो ये जो हु है इस लोगों के लिए आया है और ये जो वर्ब यहाँ पर वर्ब है इसके लिए ये जो आया है ये सब्जेक्ट की तरह आया है। अब आपको सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि हु यहाँ से ये आपका क्लोज बना रहा है जिसे रिलेटिव क्लोज कहा जाता है, ये चीज़ें आपने पहले समझी हुई हैं। अब इसी वजह से मैंने यहाँ पर लिखा है कि आपको यहाँ से मेन क्लोज मिलेगा, जिस तरीके से हमारे पास ये रहा मेन क्लोज, फिर आपको मिलेगा रिलेटिव प्रोनाउन हु और उसके बाद फिर आपको वर्ब मिलेगी जिसका ये बनेगा सब्जेक्ट। तो हमने ये दोनों एग्जांपल देख ली। अगला इसका यूज होता है, दे अप्रिशिएटेड द गर्ल हु हेल्प्ड पुअर मैन हैज वन मेनी अवार्ड्स, उन्होंने उस गर्ल को उन्होंने उस गर्ल को एप्रिशिएट किया था जिसने गरीब लोगों की मदद की थी और जिसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। अब ये जो बात कही जा रही है हु हेल्प्ड पुअर मैन, तो आपको पता है कि इस गर्ल के बारे में की जा रही है कि इस लड़की ने उनकी मदद की थी और यही लड़की है जिसने अवार्ड्स भी जीते हैं। तो आप देखोगे अब के बार यहाँ पर ये जो हमारे पास वर्ब है ये इसका ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा इसका ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है यहाँ पर इसने सब्जेक्ट का काम किया। फिर आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर हमें नजर आ रही है वर्ब दूसरी और इसका यहाँ पर जो मिसिंग है वो सब्जेक्ट मिसिंग है। तो इसका मतलब है यहाँ पर इसका जो सब्जेक्ट होगा वो भी हु ही होगा, क्योंकि इस जुमले को अगर थोड़ा खोला जाए तो ये जुमला कुछ इस तरीके से बनेगा, दे अप्रिशिएटेड द गर्ल हु हेल्प्ड पुअर मैन हु हैज वन मेनी अवार्ड्स। तो यहाँ पर हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमने रिपीटेशन नहीं करनी, प्रोनाउन को पढ़ते इसी वजह से ताकि रिपीटेशन खत्म हो, इसी वजह से हमने इसको कॉमन ले लिया। एवरीवन कॉल्ड द किड हु ब्रोक हिज फिंगर एट स्टोन्स, हर किसी ने उसी बच्चे को बुलाया था जिसने अपनी उंगली तोड़ी थी, जिसने स्टोन्स खाए थे। तो अगेन आपको यहाँ पर दूसरी वर्ब नज़र आ रही है, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर आपको वर्ब नज़र आई तो इसका सब्जेक्ट ये बना, तो इसका मतलब है ये जुमला कुछ इस तरीके से है, एवरीवन कॉल्ड द किड हु ब्रोक हिज फिंगर हु एट स्टोन्स। तो हमने क्या किया, इस हु को सिर्फ एक बार लिखा और हमारा जो सेंस है वो ठीक रहा। तो इसका मतलब है कि हमारा सेंटेंस कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि हमारे पास एक क्लोज हो सकता है मेन, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद आगे एक से ज़्यादा वर्ब आ सकती हैं और दो से ज़्यादा भी आ सकती हैं। तो उन सारी वर्ब्स के लिए जो सब्जेक्ट का काम करेगा वो हु करेगा, तो हम इसको सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला इसका इस्तेमाल है हमारे पास एग्जाम्पल है, आई नो द बॉय, मैं जानता हूँ उस बॉय को हु यू से इज ब्रिलियंट, जिसके बारे में आप कहते हो कि बड़ा ब्रिलियंट है। तो अब यहाँ पर ये बॉय है, हमने इसके लिए हु को इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर देखोगे ये जो वर्ब से है इसका तो सब्जेक्ट ये रहा यू, जबकि हमने यहाँ पर इज देखा, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है और उसका सब्जेक्ट मिसिंग है। इसका मतलब है यहाँ पर ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत है और यहाँ पर सब्जेक्ट की भी ज़रूरत है। पहले मैंने आपको बताया था अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है तो हम होम को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत है और
हमें सब्जेक्ट की भी ज़रूरत है, तो हमें कोई ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए जो कि दोनों का काम करे। तो हु जो होता है स्टिल आपके ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है और सब्जेक्ट की भी तरह काम करता है। तो आप कह सकते हो आई नो द बॉय हु यू से इज़ ब्रिलियंट। तो अगली हमारे पास एग्जांपल है आई मेट रानी हु एवरीवन कॉल्स इज ब्रिलियंट कैन डांस ऑन एवरी सॉन्ग। मैं मिला था उस रानी से जिसके लिए हर कोई ये कहता है कि वो बड़ी ब्रिलियंट है और वो डांस कर सकती है हर गाने के ऊपर। तो यहाँ पर आपने देखा कॉल, इसका तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट आया है लेकिन इसका यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो मिसिंग है। इसी तरह ये यहाँ पर वर्ब आई है तो इसका सब्जेक्ट मिसिंग है और यहाँ पर हमने देखा इसका सब्जेक्ट मिसिंग है। तो ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत है, सब्जेक्ट की भी ज़रूरत है, तो स्टिल हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा यहाँ पर हु। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें मेन क्लोज, फिर रिलेटिव प्रोनाउन नज़र आ सकता है हु, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और आगे दूसरी वर्ब भी नज़र आ सकती है। तो इस केस के अंदर भी हम हु को इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारे पास जो है होम, ये भी इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन आपने याद रखना है इसको सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है ऑब्जेक्ट की तरह, ये सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं होता। एग्जाम्पल है दिस इज़ द बॉय, ये वही लड़का है होम यू कॉल्ड, जैसे आपने बुलाया था। तो अब आपने देखा यहाँ पर ये जो वर्ब है इसके पास ये तो सब्जेक्ट रहा, यानी इसका ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो इसका ऑब्जेक्ट ये रहा, तो यहाँ पर इसने ऑब्जेक्ट का काम किया। याद रखिएगा अगर इसके आगे कोई हमारे पास दूसरी वर्ब होती जिसका अगर सब्जेक्ट मिसिंग होता तो फिर हम हु को इस्तेमाल करते हैं, होम को नहीं। दीज आर द गर्ल्स होम दे पनिश्ड, ये वही गर्ल्स हैं जिनको पनिश किया गया था। तो हमने देखा यहाँ पर गर्ल्स, तो इसके लिए ये यहाँ पर, और दे पनिश्ड, और यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट मिसिंग, तो इसका ये रहा ऑब्जेक्ट। बस इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को साथ में देखते हैं, बढ़ते हैं और अब साथ में देखते हैं हु और होम को किस तरीके से इनसे सवाल बनते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है दे लव द पीपल हु या होम द होल वर्ल्ड अप्रिशिएटेड, वो जो है उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जिनको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया था। तो आप यहाँ पर देखोगे ये यहाँ पर पूरा का पूरा सब्जेक्ट आया है और यहाँ पर ये आई है वर्ब। इसका मतलब है यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो यहाँ पर हमने हु को चुनना है, ना कि हु को चुनना है। और आपने यहाँ पर देखा दे लव द पीपल, ये सारा का सारा हमारा मेन क्लोज है और ये सारा का सारा हमारा रिलेटिव क्लोज बनेगा। इसी तरह हमारे पास दूसरी एग्जांपल है द थीफ हु हुम वाज पनिश्ड, वो चोर जिसको पनिश किया गया था। अब आपने देखा यहाँ पर हमारे पास वर्ब वाज आई है और यहाँ पर ये वाली वर्ब यानी ये हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी मेन वर्ब। तो इनका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो हु होता है ना कि हुम होता है। तो अब के बार यहाँ से ये मेन क्लोज और यहाँ से हमारे पास जो है वो रिलेटिव क्लोज। अब ये हो सकता है आप लोग को में से कुछ कंफ्यूज हो कि सर ये क्लोज किस तरीके से है, क्योंकि इसके अंदर तो सब्जेक्ट और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब तो नज़र ही नहीं आ रही। तो बेसिकली मैंने इसको शॉर्ट किया हुआ है। अगर मैं इसको खोलूंगा तो कुछ इस तरीके से लगेगा आई मेट द थीफ, आई सॉ द थीफ, वगैरह वगैरह। अगली एग्जाम्पल है हमारे पास शी लव्स द सिंगर who whom everyone dislikes and says worst singer than all, वो उस सिंगर को पसंद करती है जिसे हर कोई नफरत करता है और कहता है कि इससे बुरा सिंगर कोई भी नहीं है। तो आपने यहाँ पर देखा डिसलाइक एक वर्ब है, इसका मतलब है इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। और आगे हमने देखा सेज, अगेन एक वर्ब आई है और उसके लिए सब्जेक्ट भी चाहिए। तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर दोनों केसेस के अंदर हुई बनेगा, ना कि हुम बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट की। हमारे पास एग्जांपल है आई नो द बॉय एंड यू वर टॉकिंग अबाउट द बॉय। तो हमने देखा यहाँ पर ये जो बॉय है, बॉय दोबारा दोबारा रिपीट हो रहा है, तो हमने इसी को तो खत्म करना है। तो हमने यहाँ से कंजंक्शन उठाया और यहाँ से द बॉय उठाया। लेकिन जब हम इस ऑब्जेक्ट को पहले उठा रहे थे तो वो जो ऑब्जेक्ट था वो वर्ब का था। अब के बार ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो होता क्या है कि जब भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है तो ये जो होता है ना, इन दोनों का लैला मजनू की जैसे प्यार होता है। ये बोलेगा कि भाई अगर इसको उठाना है तो फिर मुझे भी उठाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये मेरा है। वर्ब के केस में अलग था, वर्ब कहती थी भाई इसको ले जाओ भले, लेकिन ये बोलेगा नहीं इसको लेना है तो फिर मुझे भी लेना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमने सारे के सारे फ्रेज को उठाना है और इसके लिए हमने इस्तेमाल करना है। मैंने कहा आई नो द बॉय, मैं जानता हूँ उस बॉय को, तो यहाँ से मैंने अबाउट प्रीपोजिशन उठाया और हिम जो कि ऑब्जेक्ट होता है तो हमने इसी हु का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया, हूम। आई नो द बॉय अबाउट whom यू वर टॉकिंग।
अब आपको पता है दुनिया के अंदर कुछ ज़ालिम इंसान भी होते हैं जो मोहब्बत करने वाले होते हैं उनको जुदा कर देते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ केस ऐसा ही है। जैसे कि आई नो द बॉय, अब यहाँ पर हु आ गया। अब ये जो हु आया है ना, हु के केस में क्या होता है, ये कहता है कि भाई भाड़ में जाए तुम्हारा प्यार व्यार, मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। ये सारा खेल इज्जत का है, यानी मोहब्बत से इज्जत ज़्यादा होती है। तो ये जो हु होता है ना, इसको अपनी इज्जत प्यारी होती है। इसने कहा कि भाई मैं इसको तुम्हारे ऑब्जेक्ट को साथ नहीं रखूंगा। वजह यह है कि अगर ये मेरे साथ आएगा तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। इसी वजह से ये क्या करता है, हु इस प्रीपोजिशन को ही आखिर में भेज देता है। तो जब भी ऐसा केस होता है जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, आपको हु और हुम का इस्तेमाल करना हो, तो हुम तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी होता है, तो इसी वजह से वो उसके साथ मैनेज कर लेता है। लेकिन हु के केस में ये कहता है मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, तुम भाई अपनी जगह पर जाओ। तो इसी वजह से कुछ केसेस ऐसे बनते हैं। तो आगे दूसरे एग्जांपल है हमारे पास, आई नो द गर्ल एंड यू वर गोइंग टू हर, मैं जानता हूँ उस गर्ल को जिसके पास आप जा रहे थे। तो आपने देखा यहाँ पर अगेन ये जो चीज़ है प्रीपोजिशन और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आया है। अगर मुझे उठाना है इसको तो सारे को उठाना पड़ेगा। तो मैंने कहा आई नो द गर्ल टू whom you were going, लेकिन इसको अगर आप who से लिखोगे, I know the girl who you were talking to, तो कहने का मतलब ये है कि भाई not in case of who preposition at last, जब भी who का केस आएगा तो ये इस preposition को आखिर में भेजेगा। वजह क्या, मैं आपको वजह बताता हूँ। देखिए, सारा खेल है फोकस का, सारा खेल है इज्जत का। अब मैंने कहा विद whom डू यू लिव। अब आप यहां पर देखोगे ये प्रीपोजिशन है और इसके बाद ऑब्जेक्ट है और ये रहा सब्जेक्ट। अब आपको पता है कि यहां पर सारा का सारा फोकस किसके ऊपर है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो हु होता है ये चिल्लाता है, ये कहता है मेरी इज्जत है। सब्जेक्ट जो होता है इसकी इज्जत होती है, सारा फोकस इसी के ऊपर होता है। तो जब भी आपको जुमले के अंदर सब्जेक्ट दिखाई दे तो सब्जेक्ट क्या करता है, सारा फोकस खींच लेता है। तो अब इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो यू है सारा फोकस इसके पास है। और अगर इसी जुमले को मैंने हु से लिखना हो तो हु भी सब्जेक्ट होता है, आपको पता है। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये क्या करता है, इस प्रीपोजिशन को आखिर में भेज देता है। वजह ये क्योंकि जब प्रीपोजिशन आती है उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट के अंदर फोकस नहीं होता, उसकी इज्जत नहीं होती। तो ये अपनी इज्जत को मेंटेन करने के लिए इसको कहता है भाई आखिर में तुम जाओ, मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। तो इसका मतलब क्या है, देखो दोनों जुमले के अंदर थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर ये आपका जो यू है इसके ऊपर सारा फोकस है, जबकि इस जुमले के अंदर सारा फोकस हु के पास है। इनका मतलब है विद whom डू यू लिव, किसके साथ आप रहते हो, आप किसके साथ रहते हो, सारा जो फोकस है आपके ऊपर है, इस यू के ऊपर। जबकि इस जुमले के अंदर सारा फोकस हु के अंदर है, कौन है जो आपके साथ रहता है। तो देख रहे हो आप फर्क, आप किसके साथ रहते हो, सारा फोकस आपके ऊपर, कौन है जो आपके साथ रहता है तो सारा फोकस कौन के ऊपर आ गया, हु के अंदर। तो इसी फोकस को मेंटेन करने के लिए हम प्रीपोजिशन को लास्ट में करते हैं। होप करता हूं कि आपको चीज यहां तक समझ आई होगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस हुज की। ये हुज भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये बताता है पोजीशन के लिए। मैं आपको जुमलों से समझाता हूँ। हमारे पास जुमला है दिस इज द बॉय एंड हिज इज अ न्यू कार, यही वो लड़का है जिसकी ये नई कार है। तो यहाँ पर ये जो हिज आपको नजर आ रहा है ये मैंने आपको बताया था रिलेटिव, ये मैंने आपको बताया था पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। ये जो होता है ये पजेसिव प्रोनाउन होता है, पोजीशन बताता है। अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था ये जो हिज होता है ये चड्डी नहीं पहनता, इसी वजह से जो है ना ये जो डिटर्मिनर होता है और पजेसिव प्रोनाउन होता है ये एक जैसे होते हैं। तो इसका मतलब है अगर मैं इस जुमले को छोटा शॉर्ट करना चाहूँ तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ रिलेटिव प्रोनाउन का। मैंने कहा दिस इज द बॉय, यही वो लड़का है, हुज इज अ न्यू कार, जिसकी नई कार है। तो आपने देखा यहाँ पर ये जो हुज आया है इसी हिज को और यहाँ से इस कंजंक्शन को उठा के आया है। सो दिस इज द बॉय हुज इज अ न्यू कार। इसी तरह अगली एग्जांपल है हमारे पास, दिस इज द गर्ल हुज इज अ बिग हाउस, यही वो लड़की है जिसका ये बड़ा वाला घर है। तो यहाँ पर ये जो हुज है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि पोजीशन बताने के लिए आया है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको नाउन के अंदर और प्रोनाउन के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट बताया था पहले
द जब आता है, जब द आता है और उसके बाद नाउन आए और उसके बाद आपको नजर आए ऑफ, तो फिर इस द की वजह से हम जो आगे केस लेते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ों को स्पेसिफिक बनाता है। मैंने कहा था द कार ऑफ अली, मी, अस, यू, हिम। अली ऑब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, यू, अस ऑब्जेक्ट, यू और हिम ऑब्जेक्ट। इसी तरह हर, देम और यहाँ पर हुम, हु नहीं, द कार ऑफ हुम बोलेंगे, इस द की वजह से हमने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट लेना है। इस तरह जब मैंने आपको बताया था अ के केस में जो आता है आगे पजेसिव केस आता है। अ कार ऑफ अलीज बोलेंगे, अली नहीं बोलेंगे। अ कार ऑफ माइन, अवर्स, यूअर्स, हिज, ये वही रहा ना चड्डी का। अ कार ऑफ हर्स, अ कार ऑफ देयर्स। इसी तरह अ कार ऑफ हुज, ये भी ऐसा ही है बिना चड्डी के। तो इसी तरह अ कार ऑफ हुज होना चाहिए, न कि अ कार ऑफ हुम आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। मेरे पास यहाँ पर जुमला है, फ्रेज है, माई फ्रेंड। तो द के केस में आपको पता है द फ्रेंड ऑफ मी बोलेंगे, ना कि माइन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए। अलीज फ्रेंड, द फ्रेंड ऑफ अली। हिज फ्रेंड, द फ्रेंड ऑफ हिम, ना कि हिज। हुज फ्रेंड, द फ्रेंड ऑफ हुम, ना कि हुज या हुजेस। अ फ्रेंड, अ के केस में माइन ना कि मी, अ फ्रेंड ऑफ माइन। वन ऑफ अलीज फ्रेंड, अ फ्रेंड ऑफ अवर्स ना कि अस। वन ऑफ हिज फ्रेंड, अ फ्रेंड ऑफ हिज, हिज नहीं बिना चड्डी का, इसको काटो। वन ऑफ हुज फ्रेंड, अ फ्रेंड ऑफ हुज ना कि हुम, पजेसिव। दिस इज द गर्ल एंड द गर्ल्स ब्रोदर इज अ डॉक्टर। ये वही लड़की है और इसी गर्ल का जो ब्रोदर है वो डॉक्टर है। तो आपने देखा गर्ल यहाँ पर नाउन के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगी हुई है, इसका मतलब है दिस इज पजेसिव। तो हमने पजेसिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करना है। तो मैंने इस जुमले को कुछ ऐसे लिखा, दिस इज द गर्ल हुज फादर इज अ डॉक्टर, जिसका जो फादर है वो डॉक्टर है। अगर मैं चाहूँ इसी जुमले को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, दिस इज द गर्ल एंड द ब्रोदर ऑफ द गर्ल इज अ डॉक्टर, क्योंकि मैंने आपको नाउन के अंदर बताया था जब अपोस्ट्रोफी को खोला जाता है तो दूसरा तरीका होता है उसको ऑफ से लिखने का। तो गर्ल्स ब्रोदर को मैंने लिख दिया द ब्रोदर ऑफ द गर्ल, तो बात तो सेम ही है। और अगर मैंने इसको ऐसे लिखना हो, दिस इज द गर्ल, ये वही गर्ल है, एंड द ब्रोदर ऑफ होम या हुज, तो आपने कहा द ब्रोदर ऑफ, द की वजह से होम ना के हुज। दिस इज द गर्ल एंड द ब्रोदर ऑफ होम इज अ डॉक्टर, यही वो गर्ल है जिसका जो भाई है वो डॉक्टर है। तो होप करता हूँ ये हुज भी आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चलिए जी आगे बढ़ते हैं और मजीद आगे की बात करते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है हम ना इसको साथ लेकर चलते हैं। वजह यह है कि ये जो आपके हु और हुम और हुज है ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी काम करते हैं और ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी काम करते हैं। बजाय हमको आखिर में देखें हम साथ साथ लेके चलते हैं ताकि हमें डिफ्रेंशिएट करने में भी आसानी होगी और हम कंफ्यूजन से भी बच जाएंगे। तो आगे देखते हैं। तो हु सब्जेक्ट की तरह और होम आपको पता है ऑब्जेक्ट ही होता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर क्या था कि हम ना पहले वाले नाउन को या प्रोनाउन को उठा के आगे क्लोज बना रहे थे, रिलेशन बना रहे थे। यहाँ पर तो सिंपल ना, इससे पहले आपको कोई नाउन प्रोनाउन नजर आएगा, जस्ट ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मैंने कहा हु हुम वांट टू गो, कौन जाना चाहता है, तो आपने कहा सर ये रही वर्ब, तो इस वर्ब के लिए हमने चाहिए सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हु आना चाहिए ना कि हुम आना चाहिए। मैंने कहा हु वॉन्ट्स टू मीट मी, कौन है जो मुझसे मिलना चाहता है। अब आपने देखा यहाँ पर ये जो वर्ब है इस वर्ब के ऊपर मैंने एस लगाई है, इसका मतलब है ये जो वर्ब है सिंगुलर है। तो यहाँ पर ये जो हु काम कर रहा है वो सिंगुलर का काम कर रहा है। मैंने कहा हु वांट टू मीट मी, कौन है जो मुझसे मिलना चाहते हैं, तो अब के बार आपने देखा ये जो वर्ब है वो प्लूरल है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ये जो हु होता है वो सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर का भी काम करता है और प्लूरल के साथ प्लूरल का भी काम कर सकता है। यहाँ पर इसका मतलब है कौन है जो जाना चाहता है, किसी एक की बात की जा रही है, जबकि यहाँ पर कौन है जो जाना चाहते हैं। तो इसी वजह से हु डोंट भी ठीक होता है, हु डज नॉट भी ठीक होता है। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा विद होम डू यू लिव, आप किसके साथ रहते हो, तो आपने देखा यहाँ पर विद प्रेपोजिशन है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है।
तो हमने यहाँ से सवाल पूछा इसके साथ। टू होम डू दे गो, वो किसके पास जाते हैं, तो टू यहाँ पर प्रेपोजिशन और उसके बाद हमारे पास ये ऑब्जेक्ट। तो बस इनका ज़्यादा यूज़ है नहीं। आगे हम देख लेते हैं प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट। ये अगेन वही बातें जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। विद होम डू यू लिव, किसके साथ आप रहते हो। तो हु डू यू लिव, तो हु ने इसको आगे फेंक दिया। तो हु डू यू लिव, कौन है जो आपके साथ रहता है। टू होम डू दे गो, किसके पास वो जाते हैं। हु डू दे गो टू, तो हु ने इसको आगे फेंक दिया। इस तरह हुज इज दिस कार, किसकी है ये कार। हुज वॉइस इज कमिंग, किसकी आवाज़ आ रही है। हुज आर दोज चेयर्स, किसकी हैं वो वाली चेयर्स। तो सिंपल, बस जब इनको इस्तेमाल किया जाएगा इंटेरोगेटिव की तरह, तो आगे आपको क्वेश्चन मार्क और ये चीज़ें बस सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब हम विच को तब देखेंगे जब हम विच को रिलेटिव प्रोनाउन की तरह देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर हम ना विच को देख लेते हैं किस तरीके से ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, ये जो विच होता है, ये विच इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एनिमल के लिए, थिंग्स के लिए या फिर स्टेटमेंट के लिए। ये लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये सब्जेक्ट की तरह भी और यही ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी गेव मी द बुक विच इज़ लाइंग देयर, उसने मुझे वो वाली किताब दी थी जो कि सामने पड़ी हुई है। तो अब के बार यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है बुक, आपको बुक जो कि एक थिंग है, तो हमने कहा विच, यहाँ पर हु नहीं आना चाहिए। आई सॉ द डॉग विच वॉज शॉट, मैंने देखा था उस डॉग को जिसको मारा गया था। तो यहाँ पर आपने देखा ये एनिमल है, तो एनिमल के लिए हमने विच का इस्तेमाल किया है। अब आप यहाँ पर देखोगे ये जो है हेल्पिंग वर्ब है और उसका ये बना है सब्जेक्ट। इसी तरह ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई लॉस्ट द पेन विच आई बोट, मैंने खो दी वो वाली पेन जो मैंने खरीदी थी। अब के बार यहाँ पर बोट का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर ये उसी पेन की बात कर रहा है जो आपने खो दी थी, आपने खरीदी थी। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो दोनों का काम कर सकता है। ही किल्ड द डॉग, उस लड़की ने उस डॉग को मार दिया, विच इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो अब के बार यहाँ पर ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, शी किल्ड द डॉग विच इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब मैं इस डॉग के लिए ये बात नहीं कर रहा कि ये अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, मैं कह रहा हूँ ये जो इसने एक्ट किया है उस डॉग को मारने का, ये एक्ट जो है ना अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। तो अब के बार मैं इस डॉग की नाम तो अब के बार मैं इस डॉग की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट के लिए कह रहा हूँ कि ये अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। तो हम स्टेटमेंट के लिए भी विच को इस्तेमाल करते हैं। अगली एग्जांपल है हमारे पास, शीला इज़ अ थीफ विच इज़ नॉट ट्रू, शीला जो है वो चोर है जो कि सच नहीं है। अब सच क्या नहीं है, थीफ नहीं, हम थीफ के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि शीला जो है वो थीफ है। तो मैं सारी की सारी बात के लिए कह रहा हूँ कि ये सच नहीं है। तो ये जो सारी की सारी स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट के लिए भी हम विच का इस्तेमाल करते हैं कि विच इज़ नॉट ट्रू। बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। हमारे पास एग्जांपल है, आई बोट अ टेबल, मैंने एक टेबल खरीदी थी। एंड टेबल्स लेग्स वर ब्रोकन, और टेबल के जो लेग थे वो ब्रोकन थे, टूटे हुए थे। अब मैंने आपको नाउन के अंदर बताया था कि अपोस्ट्रोफी जब इस्तेमाल की जाती है तो वो लिविंग के ऊपर की जाती है। इसका मतलब ये जुमला गलत है। जब हम किसी भी नॉन लिविंग के लिए बताते हैं चीज़ें, तो हम इस्तेमाल करते हैं ऑफ का। तो मैंने कहा आई बोट अ टेबल, मैंने टेबल खरीदी थी। द लेग्स ऑफ द टेबल वर ब्रोकन, और उस टेबल के जो लेग्स थे वो टूटे हुए थे। अब की बार ये जुमला ठीक है, ठीक तो है लेकिन कम्प्लीटली ठीक नहीं है ना, क्योंकि रिपीटेशन हो रही है टेबल टेबल। तो उसको ख़त्म करना है, तो ख़त्म करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। अब हमें यहाँ पर ऐसा प्रोनाउन चाहिए जो कि रिपीटेशन को भी ख़त्म करे और पोजीशन भी बताए, क्योंकि हम पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब आप नॉन लिविंग की पोजीशन बताते हो रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर, तो आप ऑफ विच का इस्तेमाल करते हो। जैसे आई बोट अ टेबल, मैंने एक टेबल खरीदी थी। द लेग्स ऑफ विच वर ब्रोकन, जिसके जो लेग्स थे वो टूटे हुए थे। तो यहाँ पर ये जो ऑफ विच आया है वो इनके लेग्स, टेबल के लेग्स के लिए आया है, टेबल के लिए आया है। शी वॉज वेयरिंग अ ड्रेस, उस लड़की ने एक ड्रेस पहनी हुई थी। द कलर ऑफ विच वॉज ब्लैक, जिसका जो कलर था वो ब्लैक था। अगर मैं ऐसे कहता शी वॉज वेयरिंग अ ड्रेस द कलर ऑफ द ड्रेस, तो अगेन रिपीटेशन हो जाती। तो उसने क्या किया, इस ऑफ विच को हमने इस्तेमाल कर लिया, जो कि यहाँ पर पोजीशन बता रहे हैं। होता क्या है कि कहीं कहीं पर जो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, वो ऑफ को लिखते ही नहीं है,
वो ऐसे कहते हैं कि आई bought a table which color is black। मैंने टेबल खरीदी थी जिसका कलर जो था वो ब्लैक था। दिस इज़ रॉन्ग। आपको ज़्यादातर आप देखोगे तो अगर एरर भी आते हैं तो इसी तरीके से आते हैं, तो हमने ऑफ विच इस्तेमाल करना होता है, विच इस्तेमाल नहीं करना होता, क्योंकि हम टेबल की बात नहीं कर रहे हैं, हम टेबल के कलर की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दैट को। दैट जो होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और अक्सर आपको एग्ज़ाम के अंदर भी बहुत ज़्यादा नज़र आता है। अब देखिए, हमने हु को इस्तेमाल किया, हुम को इस्तेमाल किया लोगों के लिए, हमने थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल किया विच को। अब बाकी बचा है क्या? अब दैट किसके लिए आएगा? देखिए होता क्या है कि अगर एक ही जुमले के अंदर आपको कोई इंसान भी नज़र आए और कोई बेजान चीज़ नज़र आए या फिर कोई एनिमल नज़र आए, तो बजाय हम क्या करें, किसी इंसान के लिए हु को और किसी बेजान चीज़ के लिए विच को इस्तेमाल करें, तो दोनों को मिला के हम क्या करते हैं, दैट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई सॉ अली, मैंने अली को देखा, एंड हिज कैट, उसकी कैट को भी देखा। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर विच लगाएं कैट के लिए, मैं बोलूँगा अली के लिए हु लगा दो, तो ऐसे में दो दो रिलेटिव प्रोनाउन तो नहीं लगाने ना। तो होता क्या है, इस केस के अंदर हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। यानी दैट जो होता है वो पर्सन प्लस एनिमल के लिए आता है जब वो साथ में हो या कोई भी थिंग उसके साथ में हो। और दूसरी बात, अगर ये दोनों के लिए आ रहा है तो दोनों के लिए, अगर दोनों साथ में तब भी आ सकता है, अगर ये अलग अलग है तो भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आई हैव द बुक दैट्स अलीज फेवरेट। अब आप यहाँ पर बुक के लिए विच भी लगाते तो गलत नहीं था, आप दैट भी लगा सकते हो क्योंकि ये दोनों के लिए आता है। इसी तरह आई हैव द बुक दैट वॉज रिटन बाय हर, आई मेट द बॉय दैट वॉज वेरी काइंड। अब यहाँ पर बॉय के लिए आप हु भी लगा सकते हो और दैट भी लगा सकते हो, दोनों ही ठीक होते हैं। अब देखिए, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह, दोनों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने देखा यहाँ पर ये जो वर्ब है, इस वर्ब के लिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसी तरह आई हैव द बुक दैट इज़ अलीज फेवरेट, मेरे पास है वो किताब जो कि अली की किताब है। अगेन यहाँ पर इज़ है, तो इसके लिए ये जो दैट है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसी तरह आई हैव द बुक दैट वाज रिटन बाय हर, जो कि उससे लिखी गई थी, अगेन यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो मैंने सारे सब्जेक्ट ही ले लिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम करे। तो मैंने कहा आई द बुक दैट यू गेव। तो अब के बार आपने देखा कि आई हैव द बुक दैट यू गेव, यहाँ पर ये सब्जेक्ट आया और यहाँ पर ये जो आई वर्ब आई, तो इस वर्ब का अब के बार ये जो दैट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा। मेरे पास है वो वाली किताब जो आपने मुझे दी थी, तो सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है, पर्सन प्लस एनिमल साथ आएंगे तो भी काम कर सकता है और अलग अलग भी काम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट की। इस केस के अंदर क्या होता है जब प्रीपोजिशन आ जाए। आई स्टिल रिमेंबर द डेट, मुझे अभी तक वो वाली डेट याद है। एंड यू मैरिड ऑन द डेट, जिस डेट पर आपने शादी की थी। अब अगेन क्या हो रहा है, डेट और यहाँ पर डेट रिपीट हो रही है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आई स्टिल रिमेंबर द डेट। आपने देखा यहाँ पर ये जो है प्रीपोजिशन है, तो अब के बार ये जो ऑब्जेक्ट ये सी का है, इसका मतलब है हमने सारे को उठाना है यहाँ पर। तो मैंने कहा आई स्टिल रिमेंबर द डेट ऑन विच यू मैरिड, तो डेट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं विच, मैंने आपको बताया थिंग्स के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, चीज़ों के लिए। तो मैंने कहा मुझे अभी तक वो डेट याद है जिस पर आपने शादी की थी। अब इसी जुमले को आप दैट के साथ भी लिख सकते हो क्योंकि दैट भी तो चीज़ों के लिए आता है ना। तो मैंने कहा आई स्टिल रिमेंबर द डेट, लेकिन होता क्या है, जिस तरीके से हु ने पीछे फेंका था ना प्रीपोजिशन को, उसी तरह ये दैट भी क्या करता है, प्रीपोजिशन को लास्ट में शिफ्ट कर देता है। आई स्टिल रिमेंबर द डेट दैट यू मैरिड ऑन, आप ऐसे नहीं बोलोगे ऑन दैट यू मैरिड, इस केस के अंदर ठीक है, लेकिन इस केस के अंदर क्या होता है, आपने इसको लास्ट में शिफ्ट करना होता है। वजह ये है कि ये जो दैट होता है, ये आगे चल के हम जब पढ़ेंगे हमारे डिटर्मिनर, तो मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा दैट जो होता है ना वो ज़्यादा फोकस लेता है अपने ऊपर, वो चीज़ों को डिटरमाइन करता है। मैंने कहा दैट कार,
वो वाली कार, तो मैंने उस कार को क्या कर दिया, उसके ऊपर फोकस दे दिया, डिटरमाइन कर दिया। तो इसी वजह से ये जो दैट होता है ना, ये फोकस लेता है, तो फोकस मेंटेन करने की वजह से प्रीपोजिशन को आखिर में भेज देता है। तो इन केस ऑफ दैट प्रीपोजिशन प्लेस्ड एट लास्ट, जिस तरीके से हमने हु के केस में किया था। होप करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आई होंगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और मज़ीद अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब की बार मुझे आपकी ज़्यादा अटेंशन चाहिए होगी। देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पर जो है ना कुछ एग्जाम्पल लिखी है। आई मेट द बॉय हु केम लेट, मैं मिला था उस लड़के के साथ जो लेट आया था। अली हु इज़ माई फ्रेंड हैज़ 4 बाइक्स, अली जो कि मेरा दोस्त है उसके पास 4 बाइक्स हैं। मैंने आपको बताया था जब रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो ऐसे में वो बनाता है एक क्लोज, जिस तरीके से यहाँ पर इसने क्लोज बनाया है और मैंने इसका नाम दिया रिलेटिव क्लोज। और इसी तरीके से यहाँ पर ये जो क्लोज है ये भी रिलेटिव क्लोज है। अब आपको पता है ये जो रिलेटिव क्लोज होता है ना, ये 2 तरीकों का होता है। एक ये रिलेटिव क्लोज होता है जो कि डिफाइनिंग क्लोज होता है। डिफाइनिंग का मतलब है कि वहां पर वो चीज़ों को डिफाइन कर रहा होगा, और जबकि दूसरा जो क्लोज होगा वो डिफाइन नहीं कर रहा होगा, वो नॉन डिफाइनिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल हम पहले वाले की ओर अगर देखें, अगर मैं इसको ऐसे छुपा देता हूँ, मैंने कहा आई मेट द बॉय, मैं मिला था उस बॉय के साथ, तो अब के बार आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन से लड़के के साथ मिले थे, क्योंकि आगे जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो ज़रूरी है, हमें उसकी ज़रूरत है। तो इसी वजह से मैंने कहा जो कल आया था, मैं उस लड़के से मिला था जो कल आया था। अगर मैं इसको छुपा रहा हूँ, इसको ख़त्म कर रहा हूँ, तो मीनिंग अनक्लियर जा रही है। तो इसका मतलब है ये जो यहाँ पर रिलेटिव क्लोज है ये डिफाइनिंग है, चीज़ों को डिफाइन कर रहा है, और ये जो है वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरी है। जबकि दूसरी एग्जांपल है अली हु इज़ माई फ्रेंड हैज़ 4 बाइक्स। अब के बार मैं क्या करता हूँ, इसको छुपा देता हूँ। मैंने कहा अली हैज़ 4 बाइक्स, अली के पास 4 बाइक्स हैं, तो स्टिल जो मीनिंग है वो क्लियर है। अगर आप इसको ऐसे कहते हो तो दिस इज एक्स्ट्रा, ये डिफाइन नहीं कर रही चीज़ों को। तो ये वाला जो रिलेटिव क्लॉज है वो नॉन डिफाइनिंग है, और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो होता क्या है, जब आपके सेंटेंस के अंदर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नजर आए, तो मैंने आपको नाउन के अंदर बताया था उसको हमेशा कोमास के अंदर रखा जाता है इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको बात समझ आए कि एक, अब आपको यहाँ तक बात समझ आए, ये जो रिलेटिव क्लोज होता है ये एक होता है डिफाइनिंग, और वो डिफाइनिंग क्लोज जो होता है रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देता है। जबकि दूसरा जो होता है वो रिलेटिव क्लॉज, जबकि दूसरा वाला जो होता है वो नॉन डिफाइनिंग होता है, जिसके अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, जिसको कॉमास के अंदर रखा जाता है। अब ये जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है उसके साथ आप हो तो इस्तेमाल कर ही सकते हो ना इसके लिए, तो वहां पर आप दैट भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जहां पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो वहां पर दैट नहीं आता। वजह वजह यह है कि दैट जो होता है, मैंने आपको बताया, चीज़ों को हाईलाइट करता है, फोकस देता है। जबकि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर नाउन अली मेंशन है, तो अली अपने आप में पहले से हाईलाइट है, क्योंकि प्रॉपर नाउन अपने आप में खास होता है। तो जब आपने इसको पहले से खास बनाया हुआ है तो फिर दैट का क्यों इस्तेमाल करना है भाई। इसको इंग्लिश में कहते हैं सुपरफ्लुअस, यानी जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं तो आप उनको इस्तेमाल ना करें। मुझे बताएं, अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई वो देखो 2 फेफड़ों वाली लड़की आ रही है, तो आप बोलेंगे भाई 2 फेफड़े क्यों कह रहे हो, लड़की के 2 ही फेफड़े होंगे ना। मैंने कहा देखो वो 2 कानों वाला बंदा आ रहा है, तो अगेन आप बोलोगे सर बंदे के कान 2 ही होते हैं, तो इसका मतलब है दिस इज एक्स्ट्रा, ज़रूरत नहीं है इसकी। तो यहाँ पर भी ऑलरेडी ये चीज़ हाईलाइट है अली, तो उसके बारे में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो जब ये ऑलरेडी हाईलाइट है तो फिर आप इसके साथ दैट ना लगाओ, क्योंकि दैट भी क्या करता है, चीज़ों को हाईलाइट करता है। तो इसी वजह से होता क्या है, जहां पर आपको नजर आए रिलेटिव क्लोज जो कि डिफाइनिंग है, जो कि रिक्वायर्ड है, वहां पर आप दैट को रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन ऐसा क्लोज आ जाए जहां पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो तो वहां पर आप दैट नहीं लगा सकते। होप करता हूँ चीज़ें आपको समझ आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास। द मोटरोला कंपनी, वो मोटरोला कंपनी जो कि यूएसए के अंदर है, वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं, अगली एग्जाम्पल है हमारे पास। द मोटरोला कंपनी विच या दैट इज इन यूएसए वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। वो मोटरोला कंपनी जो कि यूएसए के अंदर है वो इन्वेस्ट करना चाहती है पाकिस्तान के अंदर। अब मोटरोला कंपनी ऑलरेडी इसका प्रॉपर नाम है, ये पहले से हाईलाइट है, तो फिर हम दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपल विच।
दिस इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ तो उसकी ज़रूरत नहीं है। द मोटोरोला कंपनी वांट्स टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, तो दिस इज नॉन डिफाइनिंग क्लोज, ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और ऐसी इन्फॉर्मेशन को रखा जाता है कॉमास के अंदर। अब कंफ्यूजन कहाँ होती है, देखिए यहाँ पर एक जुमला है, माई ड्रेस विच वॉज ब्लैक हैज़ बीन स्टोलन, माई ड्रेस दैट वॉज ब्लैक हैज़ बीन स्टोलन। अब यहाँ पर आपने देखा कोमाज है, तो इसका मतलब है कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इस ड्रेस के लिए। अब इसका मतलब ये है कि मेरी जो ड्रेस है ना ब्लैक वाली, इसका मतलब है मेरी एक ही ड्रेस है। यहाँ पर वन ड्रेस की बात की जा रही है और उसी के बारे में मजीद बताया जा रहा है। लेकिन इस केस के अंदर क्या है, यहाँ पर ये रिक्वायर्ड है कि मेरी तो बहुत सारी ड्रेसेस हैं लेकिन वो वाली जो है ना ब्लैक वाली, वो वाली चोरी हो गई। तो यहाँ पर अब के बार आपने देखा दैट हमने ये जो लगाया है ये रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, तो इस केस के अंदर दोनों ठीक हो सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर मोर देन वन ड्रेस की बात की जा रही है। होप करता हूँ चीजें आपको समझ आएंगी। आपको कोमा से समझ लेना चाहिए कि एक्स्ट्रा है, यहाँ पर किसी एक ड्रेस को मेंशन किया गया है और उसी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है जो कि कॉमास के अंदर है। जबकि यहाँ पर ये सेंस जा रहा है कि बंदे के पास जो है ना ड्रेसेस बहुत ज्यादा है, वो बात कर रहा है उनमें से ब्लैक वाली की। तो यहाँ पर ये रिक्वायर्ड, होप करता हूँ चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। जी आगे बढ़ते हैं और मजीद कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। दैट की मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखी है। आई सॉ द सेम बॉय हु या दैट केम यस्टरडे, मैंने देखा था वही सेम लड़का जो कि कल आया था। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर हु लगाए ना, क्योंकि यहाँ पर बॉय है, तो मैंने कहा यहाँ पर हु नहीं आएगा, दैट आएगा। वजह वजह ये होती है कि जब भी आप किसी नाउन से पहले देखते हो डिटर्मिनर, यानी कि फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, मैनी, मच, सेम, एनी वगैरह, तो इस केसेस के अंदर होता क्या है कि हमेशा दैट को ही चूज किया जाता है। ना हु आएगा, ना हुम आएगा, ना विच आएगा, ना कुछ आएगा, सिर्फ और सिर्फ दैट आएगा। इस तरह आपको सुपरलेटिव डिग्री मिलती है जुमले के अंदर, तब भी दैट आएगा। वजह, तो बेसिकली ये जो दैट होता है ना, ये क्या करता है, जब हम इसको आगे मजीद पढ़ेंगे तो दैट आपको नजर आएगा ये चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है, बहुत ज़्यादा फोकस लेके आ रहा है उनके ऊपर। तो अगर आप ऐसे कह रहे हो मैंने देखा था उसी सेम बॉय को, तो यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा फोकस मांग रहा है कि जो ना कल आया था। तो इसी फोकस को मेंटेन करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, दैट का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, शी गेव मी मैनी बुक्स विच या दैट आर लाइंग, उसने मुझे बहुत सारी किताबें दी थी जो वहां पर पड़ी हुई हैं। तो वैसे तो आप विच लगा सकते थे, लेकिन पीछे डिटर्मिनर आ गया, अब इसको फोकस की जरूरत है ज्यादा, तो हमने दैट का इस्तेमाल किया। आई सॉ द बॉय दैट या हु केम यस्टरडे, अब के बार आप हु भी लगा सकते हैं दैट, क्योंकि पीछे कोई डिटर्मिनर नहीं। ही रेड द बुक विच या दैट, आपने कहा सर दोनों लगा दो क्योंकि इसके पीछे कोई डिटर्मिनर नहीं। अगली एग्जांपल है हमारे पास, दिस इज द बेस्ट बुक विच या दैट आई हैव बोट, सबसे बेस्ट किताब है जो मैंने ये खरीदी है। तो वैसे तो आप बुक के लिए विच लगा सकते थे, आपके पास सुपरलेटिव डिग्री है तो सिर्फ और सिर्फ आपने दैट लगाना है। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट हु या दैट, आपने कहा सर बेस्ट जो कि सुपरलेटिव डिग्री आ गई, अब के बार हमने फोकस को मेंटेन करने के लिए दैट रखना है। तो आपने देखा कि जब नाउन से पहले कोई भी सुपरलेटिव डिग्री या फिर हमारे पास डिटर्मिनर आते हैं तो फिर हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। अगला हमारा जो चैप्टर है वो डिटर्मिनर ही है, हम इनको मजीद डिटेल के अंदर देखेंगे। तो थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं विच की, जब इसको इस्तेमाल किया जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह। तो याद रखिएगा जब इसको इंटेरोगेटिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो ये खास तौर पे सिलेक्शन के लिए आता है। जब आप सिलेक्शन करते हो तब ये पर्सन के लिए, एनिमल के लिए, थिंग्स के लिए, सारों के लिए आता है। लेकिन जब ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो तब ये पर्सन के लिए नहीं आएगा, पर ये एनिमल और थिंग्स को रिलेट करेगा। हमारे पास एग्जांपल है, विच इज योर कास्ट, आपकी कास्ट कौन सी है, तो हमने विच का इस्तेमाल किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, फॉलोइंग में से कौन सा ट्रू है, तो विच। अच्छा, हु या विच ऑफ द स्टूडेंट्स इज लेट, कौन सा स्टूडेंट लेट है। तो याद रखिएगा जब भी सिलेक्शन की जाती है तो प्रेफर किया जाता है कि आप विच को इस्तेमाल करें, हु को इस्तेमाल ना करें। आगे बढ़ते हैं और मजीद देखते हैं। हमारा जो अगला रिलेटिव प्रोनाउन है वो है वॉट। अब वॉट जो होता है इसको सब्जेक्ट की तरह और ऑब्जेक्ट की तरह, दोनों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसको तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपको कुछ पता ही ना हो। आप कहते हो ना क्या, तो वही सेंस देगा। जैसे कि मैंने कहा आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ ही नहीं आया। क्या,
वही तो कह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आया। तो व्हाट वाज टॉट, कि क्या पढ़ाया गया था भाई। तो उसका मतलब है आपको उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, इसी वजह से आप कह रहे हो क्या। अब आपने देखा यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसका ये बना है सब्जेक्ट। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद ही नहीं है। भाई क्या याद नहीं है, वही तो कह रहा हूँ, जो याद नहीं है वो क्या है। तो उसका मतलब है यहाँ पर ये आपकी सब्जेक्ट, और यहाँ पर ये वर्ब, और उस वर्ब के लिए ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। अब देखते हैं व्हाट और दैट के बीच का दरमियान जो फ़र्क है। आई नो व्हाट या दैट हैपेंड। अब इसके बारे में आपको पता ही नहीं है कुछ, तो आप बोलेंगे सर मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ। जो हुआ नहीं, क्या हुआ भाई, पता ही नहीं है ना। नॉट दैट, तो दैट नहीं आएगा। अब के बार एग्जाम्पल है आई नो एवरीथिंग व्हाट हैपेंड। तो इस केस के अंदर आपको एवरीथिंग पीछे नजर आ रहा है ना, आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो कि भाई मुझे हर चीज़ का पता है जो हुई थी। व्हाट क्यों बोलेंगे भाई, जब एवरीथिंग ना होता तो फिर आप व्हाट लगा सकते थे। ही टोल्ड द कॉन्सेप्ट दैट या व्हाट वाज डिस्कस्ड। भाई वो कॉन्सेप्ट के बारे में बता रही थी जिसको डिस्कस किया गया था। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट पहले ही हाईलाइट है, तो भाई इसके लिए हमें दैट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, व्हाट का क्यों। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला रिलेटिव प्रोनाउन है बट। अब बट जो होता है ना, ये आपको नज़र आएगा प्रीपोजिशन की तरह भी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपको कंजंक्शन की तरह भी ये नज़र आएगा, जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। और उसका थोड़ा सा काम होता है, ये प्रोनाउन की तरह भी काम करता है, रिलेटिव की तरह। जुमला है देयर इज नो पीपल, ऐसे कोई लोग नहीं, दैट डोंट वांट टू लिव पीसफुली, जो कि पीसफुली नहीं रहना चाहते हो। तो जब भी आपको ऐसे नेगेटिव सेंटेंसेस नजर आए ना, तो आप इसको बट के साथ भी लिख सकते हो। देयर इज नो पीपल, ऐसे कोई भी लोग नहीं, बट वांट टू लिव पीसफुली, जो कि जीना ना चाहते हो। दोनों का मतलब एक जैसा ही, जस्ट इसने क्या किया, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, कंसाइज कर दिया। देयर इज नो मैन, ऐसा कोई भी आदमी नहीं, दैट डज नॉट वांट हिज हाउस, जो कि नहीं चाहता अपना हाउस। तो अगेन यहाँ पर आपका नेगेटिव सेंटेंस आप इसको छोटा कर सकते हो, देयर इज नो मैन बट वांट्स हिज हाउस, जो कि अपना हाउस नहीं चाहता। दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है, बस ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको हमने छोटा किया है, क्योंकि आपको पता है राइटिंग के अंदर जो छोटे सेंटेंसेस होते हैं वो मैटर करते हैं। चलिए जी, अब कंक्लूजन की ओर चलते हैं। अब हम इसको फाइनल करते हैं। हमने थोड़ा सा इसको रिपीट भी करना है, और हमने मज़ीद थोड़ी सी इसके अंदर जो चीज़ें वो भी देखनी है। तो मैंने आपको बताया था, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है इसको हम रिलेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों का काम करता है। ये अपने से पहले जो इसका एंटीसीडेंट होता है इसको उठा के आगे रिलेट करता है सेंटेंस के अंदर, और क्लोज बनाता है, जिसको हमने नाम दिया था रिलेटिव क्लोज। और ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, तो इसी वजह से हमने इसको एडजेक्टिव क्लोज भी कहा था। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है, और अपने एंटीसीडेंट से जस्ट आफ्टर आता है। अगर सिंगुलर तो सिंगुलर, अगर प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। स्टेप नंबर 1 के अंदर हम देखते हैं अवॉइड रिपीटेशन। अगर यहाँ पर मेरे पास जुमला है हु इज शी, कौन है वो लड़की। हु डज नॉट वांट टू स्टडी, जो कि पढ़ना नहीं चाहती। तो आपने देखा सर हु बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे नहीं कह सकते। मैंने कहा हु इज शी दैट डज नॉट वांट टू। तो दैट भी तो इंसानों के लिए आता है ना, तो बेहतर है हम इसको दैट लगाएं बजाय हु दो बार लगाएं। इसी वजह से मैंने कहा दोज दैट लिव इन बिग हाउसेस नेवर अंडरस्टैंड अदर्स सारो। वो वाले जो लोग हैं जो कि बड़े घरों में रहते हैं, वो दूसरों का गम नहीं समझते। अब ये जो दोज होता है ना, बेसिकली ये जो दोज होता है बेसिकली ये किससे बनता है, ये बनता है दैट प्लस दैट प्लस दैट प्लस से ही तो दोज बनता है। तो अब यहाँ पर दोज भी है, दैट भी है, जो कि ये खुद इससे बना है। तो हम बेहतर है क्या करें, इसको काटें यहाँ से, और उसके बजाय हमारे पास कौन सा ऐसा प्रोनाउन है जो कि इसको रिप्लेस करता है। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर इंसानों की बात की जा रही है, कि वो जो लोग हाउसेस में रहते हैं बड़े। तो आप यहाँ पर हु लगा सकते हो। तो बेहतर होता है हम क्या करें, इन रेपिटेशन को ख़त्म करें। आगे हम बात करते हैं अपोस्ट्रोफी एस। हमारे पास जुमला है दिस इज अलीज कार हु इज रिच। अब ये अली की कार है जो कि अमीर है। भाई कार अमीर नहीं है, अमीर अली है। तो हम क्या करेंगे, इसको खोल के लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ। दिस इज द कार ऑफ अली हु इज रिच। अब के बार अपने एंटीसेडेंट से पहले आ गया, और ये क्लोज इसी के लिए है कि भाई
कि दिस इज़ द कार ऑफ अली, ये अली की कार है और अली जो है वो रिच है। अब आगे बढ़ते हैं और फाइनल यहाँ पर देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सुपरलेटिव डिग्री के केस में हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जुमला है ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हु या दैट हैज़ या हैव बीन सिलेक्टेड। इसका मतलब है कि ये जो लड़का है ना बेस्ट प्लेयरों में से एक है जिनको सिलेक्ट किया गया है। तो बेसिकली आपने देखा कि सर हम पूरे प्लेयर्स की बात कर रहे हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है ना, ये भी उन्हीं में से एक है। तो यहाँ पर सारे प्लेयर्स की बात की जा रही है, तो इसका मतलब है दैट हैव बीन सिलेक्टेड। हमें प्लूरल के लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चाहिए। यहाँ पर जुमला है ही इज़ द ओनली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट हैज़ या हैव बीन सिलेक्टेड। मैंने कहा कि सर जो बेस्ट प्लेयर्स है ना उनमें से सिर्फ एक यही है जिसको सिलेक्ट किया गया है। तो आप देखोगे ओनली ने इसको फोकस दे दिया। अब के बार हम किसी एक बंदे की बात कर रहे हैं, तो इसी वजह से हम क्या बोलेंगे दैट हैज़, ना कि हैव। फाइनल स्टेप हमारा जो है, हम थोड़ा सा सच दैट और सच एज, ये भी इससे मिलता जुलता है, लेकिन हम इसको कंजंक्शन के अंदर देखेंगे, इनके अंदर थोड़ा सा फ़र्क आता है। अब हमारे पास हु एवर, हुम एवर, विच एवर, वॉट एवर, ये अगेन उसी तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से हु, हुम, विच एवर और वॉट एवर। लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि आपको इनसे पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं मिलेगा, यानी कि नो एंटीसीडेंट। जब एंटीसीडेंट नहीं होता तो हम तब इनको इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। भाई किसको पढ़ाता हूँ? मैंने कहा कोई भी आ जाए मैं उसको पढ़ाता हूँ, हु एवर कम्स। अगर यहाँ पर कोई एंटीसीडेंट मौजूद होता, मैंने कहा आई टीच गर्ल्स हु कम, तो इसका मतलब है यहाँ पर तो एंटीसीडेंट मौजूद ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि भाई मैं किसी को भी पढ़ाता हूँ, कोई भी आ जाए। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो हमारे पास वर्ब है यहाँ पर ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं, जिसे भी तुम बताओ भाई। अब यू टोल्ड, किसे भी बताओ, तो आपने कहा कि आगे नो एंटीसीडेंट, आप किसी के बारे में भी बात कर रहे हो, कोई स्पेसिफिक बंदा नहीं है। आपने कहा किसी को भी बता दो भाई, तो कोई ना लड़का ना लड़की मेंशन है, तो यहाँ पर हमने देखा ये जो होम एवर है इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह हमारे पास जुमला है वी लॉस्ट विच एवर was bought, भाई हमने खो दिया जो कुछ भी खरीदा गया था। तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर कोई एंटीसीडेंट मौजूद नहीं है, ना कोई नॉन लिविंग है ना कोई एनिमल है। सिंपल हमने बिना एंटीसीडेंट के ये इस्तेमाल करना है। इस तरह यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। अच्छा, वॉट एवर का मतलब होता है एनी। आगे का जुमला है यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, भाई तुम कर सकते हो जो कुछ भी तुम चाहो। तो बेसिकली वॉट एवर का जो मतलब आता है वो एनी से आता है, जैसे कि भाई तुम जो चाहो कर सकते हो, एनीथिंग यू वांट टू डू यू कैन डू। तो इनको ज़्यादा पढ़ने का तो होता नहीं है, तो इनके अंदर ज़्यादा कुछ पढ़ने का होता नहीं है। बस यही होता है कि आपको अगर एंटीसीडेंट मौजूद है तो फिर आप हु का इस्तेमाल करेंगे, अगर नहीं है तो फिर हु एवर का इस्तेमाल करेंगे। हमने सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन को अच्छे तरीके से देख लिया। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ भी आई होंगी। और इसके अलावा हमने कौन कौन से प्रोनाउन देख लिए, हमने पर्सनल प्रोनाउन को देख लिया, हमने पजेसिव को उसके अंदर देख लिया, हमने फिर देख लिया एम्फेटिक प्रोनाउन, हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देख लिया, हमने रिलेटिव प्रोनाउन और साथ में हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को भी देखा। अब बकाया जो हमारे प्रोनाउन हैं जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव, हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव या हमारे पास इंडेफिनेट, ये 3-4 हमारे पास प्रोनाउन है, हम इनको देखेंगे साथ में एडजेक्टिव के साथ, क्योंकि वो दोनों का काम करते हैं, तो हम उसको वहाँ पर डिफ्रेंशिएट भी कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम। अल्लाह ने के बाद।